वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के लिए मैथ्स की इस प्रैक्टिस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। लोग क्लास शुरू करें, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि आपको पीडीएफ भी प्राप्त होता रहे, नोट्स भी मिलती रहे, जहां पर भी जो भी जरूरी सूचनाएं है आपको प्राप्त होती रहेगी। और टारगेट ऑन का एप्लीकेशन भी डाउनलोड किए रहिए, जिसकी बैच संबंधित जो जानकारी अगर आपको होती है इसी एप्लीकेशन पर की जाती है। नंबर से नंबर भी आप नोट किए रहिए। अब पढ़ने पर फोकस किया जाए। थोड़ा सा एक बार कमेंट कर दे सब लोग। प्रश्न बड़े शानदार से दिख रहे हैं और मुझे भरोसा है कि आप जब करोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, इस प्रश्नों का लेवल है। आप रेगुलर रहिए। बहुत कुछ मैंने जैसे एक सेशन लिया था, मैं आपको बता दूं, जब पेपर ही प्रॉपर हुआ था उस समय मैंने एक मैराथन कराया था प्राइमरी का। बाद में मुझे बहुतों का कमेंट आया कि सर, जो प्राइमरी के प्रश्न थे कई सारे जो जूनियर की परीक्षा में हमें दिखे हैं। तो अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं, रेगुलर पढ़ते, तो आप हर सेशन में रहिए। मैथ का जब सेशन चले बहुत कुछ कनेक्ट करेगा। कॉमन पेपर में मिल जाएगा, जूनियर का प्राइमरी में मिल सकता है, कोई भी मतलब एक जैसे सीक्वेंस चीजें चल रही है तो बहुत कनेक्ट करेगी आपकी परीक्षा से। आप जरूर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। पहला प्रश्न है, कौन सा कथन इसमें असत्य है, गलत है? कौन बता सकता है भाई इसको? कौन सा कथन इसमें असत्य है, गलत है? जिसका हो जाए प्लीज बताइए, हमें अच्छा लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज फॉल्स? एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। एक को लेकर के तो मैं पहले से श्योर कर दूं, ना ही एक, जीरो भी। जीरो और एक नाइदर प्राइम नार कंपोजिट है, ना तो भाज्य है। ये डिफिनीशन, फैक्ट ही मान लो। ना तो भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य है। ये सत्य है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसको जीरो, हम तो उसने केवल जीरो लिखा है, मैं जीरो एक दोनों की बात कर रहा हूं। जीरो तथा एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ये सही है। जीरो ना तो नकारात्मक संख्या है ना ही धनात्मक, मतलब ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है। जीरो न्यूट्रल है, उदासीन, जैसे न्यूक्लियस में नाभिक है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। उसी प्रकार से जीरो ना तो नकारात्मक है ना ही धनात्मक, ये भी सही है, ये भी सही था। यदि P गुणे Q सम है, मतलब अगर दो संख्याएं हैं, दोनों का प्रोडक्ट एक सम संख्या है, ध्यान से देखिएगा, दो संख्याएं हैं, दोनों का प्रोडक्ट एक सम संख्या है, तो P तथा Q हमेशा सम होंगे, ऐसी बात नहीं भाई। एक सम, क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर एक इवन है और एक ऑड है, इनका जब गुणा करते हैं तो इवन आता है। मतलब किसी भी संख्या का अगर हम इवन से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमेशा इवन आता है, सम संख्या आती है। तो अब यहां नंबर सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। इसलिए यह स्टेटमेंट जो लिखा है P इंटू Q अगर सम है तो P Q हमेशा सम होंगे, गलत है। सम तथा विषम दोनों हो सकते हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट आपका गलत है और गलत ही आप ढूंढ रहे हैं। गलत ढूंढ रहे हैं तो आप C को ध्यान दीजिए, C आपके काम है, C काम आएगा। तो अगर आपने C लगाया है तो एकदम परफेक्ट है। और D उपर्युक्त में एक से अधिक कैसे हो गया भाई? बाकी दोनों तो सही है। जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, सही है। और जो है यहां पर क्या कहते हैं, एक ना तो भाज्य है ना भाज्य, वो भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही। हमको गलत ढूंढना था, तो गलत तो C है ना, तो C लगाओ ना, C करेक्ट है। यहां पर D पर मत जाइए आप लोग, D अगर जा रहे हैं तो गलत जा रहे हैं। तो राइट सोल्यूशन इस प्रश्न के लिए C ऑप्शन है। C ऑप्शन आप लगाइए और करेक्ट सोल्यूशन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर देखिएगा क्या है। प्रश्न पढ़िए। 700 रुपए हैं, कितना पैसा है? 700। ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है, तीन व्यक्ति में बांटा जा रहा है, ए बी सी में, कि ए को बी से आधा मिलता है और बी को सी से आधा मिलता है। ए को बी से आधा मिलता है, बी को सी से आधा मिलता है। सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी को कितना पैसा मिलता है ये बताना है। आइए हम तीनों का बंटवारा करते हैं। तीन पर्सन है, एक का नाम ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है। एक बात मुझे बताइए, सब लोग कंफर्म करिएगा। एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से आधा मिलता है और बी को सी से आधा मिलता है। तो यहां पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो दोनों संबंधों में है? एबीसी तीनों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो दोनों संबंधों में है? तो आप कहोगे सर बी है, क्योंकि बी ए से भी कनेक्टेड है और सी से भी कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? इसलिए कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है कि ए को बी से आधा मिलता है और बी को सी से आधा मिलता है। तो जो बीच, जो कनेक्टेड है दोनों से, उसको बीच में उठा के रख दीजिए, उसको बीच में रखिए और कनेक्ट, जो यहां पर जिस प्रकार से कनेक्टेड है उसको मतलब कनेक्ट करिए। ए को बी से आधा मिलता है, ए को बी से अगर आधा मिलता है तो बी को अगर 2 मिलेगा तो ए को 1 मिलेगा। ए 1:2 का अनुपात हो जाएगा ए और बी का। दूसरा, बी को सी से आधा मिलता है तो सी को अगर 2 मिलेगा तो ए को 1 मिलेगा।
यह इनके रेशियोस हो गए, अलग अलग हुए हैं लेकिन। और कोई पैसे का बंटवारा हम तभी कर पाएंगे जब एक साथ अलाइन करेंगे, एक साथ कनेक्ट करेंगे। आइए एक साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है उसका सिस्टम समझिए। 1:2 है, 1:2 है, इसको तीनों को मिलाना है तो इसका तरीका 2 है। आप इसमें अगर 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, लेकिन इसमें करेंगे तो आपको पूरे में गुणा करना होगा, यह बराबर हो जाएगा। जो बीच में दरअसल होता है उसको मुझे बराबर करना पड़ता है, और बराबर करने के 2 तरीके थे। एक तो आपने जैसे कहा 2 से गुणा कर दें, एक तो ऐसे कर सकते हैं, 1 है 2 कर दें, 2 है 1 है 1 कर दें, इसको इसके साथ मिलाएं 1, इसको इसके साथ मिलाएं 2, इसको इसके साथ मिलाएं 4, 1, 2 और 4 का अनुपात होगा, 1, 2 और 4 का अनुपात होगा। मतलब एक हिस्सा A का है, B का 2 है और C का 4 है, और पैसा टोटल कितना है, 700 है। अब ऐसी कंडीशन में अनुपाती पदों को जोड़ दें, 2 1 3 3 4 7, 7 बराबर 700, 1 बराबर 100, 1 बराबर 100, और C का हिस्सा क्या है, 4 है, 4 बराबर 400, 400 हिस्सा है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट सोल्यूशन है, सही है। 400 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग सी इसको नोट कर ले, बी ऑप्शन 400 रुपए इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल होगा। चलिए सबका उत्तर जिसका जिसका 400 आ रहा है सही तो है। नेहा का है, हाँ, सत्यभान का है, पंकज का है, पुनीत का है, बहुत बढ़िया, जयप्रकाश का है, नीलम का है, जिसका जिसका 400 आ रहा है एकदम करेक्ट है। अब इस प्रश्न को पढ़िए। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% है। प्रश्न लेकिन शानदार है, जो कर सके बताइए। अगर जूनियर वाला कोई देख रहा हो तो करके दिखाए इस प्रश्न को। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% है। उसके पास मौजूदा संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 है, तो संपत्ति के 45% की कीमत रुपए में ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं कह रहा हूं कि आप में से जो कर सके प्लीज बताओ। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% है। अगर हमने आपको परसेंटेज कभी पढ़ाया है या आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो आपको परसेंटेज को भिन्न में बनाना और भिन्न को परसेंटेज में बनाना सिखाया गया होगा, और ऐसा एक प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं आपको श्योर कर रहा हूं। जैसे इसने लिखा किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% है, यदि उसके पास मौजूदा संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 है, तो संपत्ति के 45% का मूल्य हमको बताना है कि एग्जैक्ट मान कितना हो जाएगा, वह वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो बता सके बड़ा अच्छा लगेगा उसका सिस्टम समझ करके। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, उसकी संपत्ति का 66 सही 2/3% है, पूरी संपत्ति नहीं है। और 66 सही 2/3% को अगर कोई भिन्न में लिख सके 2/3 होता है। इसका अर्थ है कि अगर 3 टोटल संपत्ति है तो 2 यह भाग उसके पास अवेलेबल है। अब 2 भाग अवेलेबल कैसे डिसाइड होगा? हम अगर कह दें कि उसके पास 3 है तो इस 3 का 2 भाग उसके पास अवेलेबल है, बट उसकी भी वर्किंग देखो कैसे लिखा है। इसलिए इस संख्या को एक ऐसा कुछ बना लो जिससे थोड़ा कनेक्टेड रहे। मतलब ये सोचो कि 300 टोटल था, 200 उसके पास है, लेकिन 200 भी देखिए कैसे है। यदि उसके पास मौजूदा संपत्ति, मौजूदा मतलब 300 में 200 ही है उसके पास, उसका 30%, अगर हम इसका 30% करते हैं तो क्या होता है, 60 होता है। इसकी कीमत आपको 1,25,000 दिया हुआ है। ठीक है, इसकी कीमत हमको 1,25,000 दिया हुआ है। अब आपसे कहा है, अब यहीं से अगर आप कनेक्ट कर सको, बता सको चीजों को कि भाई ये अगर देखो, अब यहां से हमको कंफर्म करना है कि हमको पूरी संपत्ति पर भी जाना है और संपत्ति के 45% की वैल्यू निकालनी है। इतना बढ़िया सा प्रश्न है, जो कर सके बताएं इसका सलूशन कि सच में इसका मान एग्जैक्टली कितना हो जाएगा। जो बता सके प्लीज जरूर बताएं। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास अवेलेबल क्या है? जो संपत्ति उसके पास है उसके 30% का मान 1,25,000 है, क्योंकि वह 30% का ही भाग है। हमको इस संपत्ति का 45% बताना है, और 45% होता है 5 9 45, 5 20 हम में 100। अगर मैं 300 का 9/20 करूं, ये शून्य 15, 15 9 135, मुझे 135 का मान बताना है। 60 का मान दिया है, 135 का मान बताना है। अब कैसे तुलना हो पाएगी देखिएगा आप सभी लोग। और 15 चौके 60, 15 9 135 होता है, 4 से डिवाइड करा, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, ठीक है, 4 5 20, इतना हो गया। 9 से गुणा करिए, 9 0 0, 9 5 45, 5 हासिल 4, 9 2 18, 4 22 की 2 हासिल 2, 9 1 9, 9 2 11, 9 3 27, 1 28, 2,81,000
250, ये उसकी टोटल संपत्ति थी। देखिए किसी का आंसर आया नहीं है। अरविंद ने कोशिश तो करी है, लेकिन अरविंद आपका गलत है। मैं कह तो रहा हूं ना, पीआरटी नहीं जूनियर भी देने वाले अगर लोग इस प्रश्न का सलूशन करेंगे तो इतना आसान नहीं आप इस प्रश्न का सलूशन कर पाएंगे। ठीक है, ए प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा 2,81,250। अगर आप बता रहे हैं तो इस प्रश्न के लिए करेक्ट सम आपने बताया है, अन्यथा गलत है, मैं आपको श्योर कर रहा हूं। ठीक है, तो सही से सलूशन करिए। ऐसा प्रश्न आए तो एग्जाम में करके आइए। ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा, किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% है, जो कि 2/3 होता है। अगर 3 टोटल है तो 2 भाग उसका है, 2 भाग का 30% उसके पास 1,25,000 है। अब 2 भाग को मैंने 200 बना लिया, टोटल को 300 बना लिया। 200 का 30% 60 होता है, इसका मान दिया है। इसका 45% हमसे पूछ रहा है, 135 का मान हमको बताना है। आंसर आपके सामने बी ऑप्शन अगर आप बता रहे हैं अब सही है। रोशनी का, पंकज का, पुनीत का, कविता का, बिल्कुल रोशनी आ तो रहा है आंसर। कमेंट आप लोगों का कमेंट आ रहा है, तीसरे प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। इस प्रश्न का उत्तर आए तो ओरल करके आना, ओरल करके। अपरिमेय संख्या जानते हैं आप लोग ना, 2 तथा 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होती है? जो ना कटे ना विभाजित हो, ना कटे ना ही आवर्ती हो, जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे देखो ये नंबर्स इरेशनल हैं, मैं आपको एकदम जनरल बता दूं, आप नंबर्स लिखो जो पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे 2, 3, 5, किसको छोड़ रहा हूं? 1, 4, 9, 16, इन सबको छोड़ दीजिए। 2, 3, 5, 6, 7, ये सब जितने नंबर हैं इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करिए। ये सब संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। हमसे इसने कहा 2 और 2.5 के बीच अगर मुझे अपरिमेय संख्या निकालनी है तो क्या होगा? मैं आपको बता दूं, अगर 2 संख्याएं, एक a है और एक b है, उसके बीच एक अपरिमेय संख्या क्या होगी पता है? अपरिमेय संख्या के लिए एक सूत्र आप लिख लीजिए, √AB होगा। √ क्या होगा? AB। जब भी अगर 2 संख्याएं आपको दी जाए, उनके बीच एक अपरिमेय संख्या निकालनी हो तो √AB होगा। अब एक संख्या अगर आपकी 2 है, दूसरी आपकी 2.5 है, तो आप इसको √2.5 × 2 कर दे, 5 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लीजिए लगाइए इसको। कौन किसका आंसर? वेरी गुड, √5 इसका राइट सोल्यूशन पुनीत का सही है। सत्यभाम का सही है, हाँ सत्यभान का, नेहा का। बी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे, √5 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। √5 करेक्ट आंसर है। चौथे प्रश्न का राइट सोल्यूशन आप लोग सभी लोग उतार लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 5वां। यदि एक समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी समझते हैं ना, जिसके पदों का अंतर समान हो वही समांतर श्रेणी है। जिसके पदों का अंतर समान होता है, समान डिफरेंस होता है, वही समांतर श्रेणी है। और इसको लिखा कुछ ऐसे जाता है, a + d, a + 2d, a + 3d, सो ऑन ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, a + n - 1 × d तक पहुंच जाते हैं। समांतर श्रेणी का 7वां 13वां पद क्रमशः 34 और 64 हैं, तो 18वां पद आपसे पूछ रहा है, 18th टर्म आपसे पूछ रहा है। अब देखो मैं एक चीज बता दूं, अगर समांतर श्रेणी का पहला पद a है, दूसरा पद a + d है, तीसरा पद a + 2d है, चौथा पद a + 3d है, तो अगर कोई भी पद अगर आपको निकालना है तो मैं आपको बता दूं, nth पद जो होता है a + n - 1 × d होगा। मतलब जिस पद पर आप पहुंचना चाहते हैं उसको 1 घटाकर d से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दें। जैसे 7वां पद अगर आपको दिया है तो आप इसको a + 6d कह सकते हैं। क्या कहेंगे? a + 6d, जो कि किसके बराबर है? 34 के। ये देखिए, और 13वां पद क्या होगा? a + 12d, a किसके बराबर है? 64 के। 18वां पद पूछ रहा है a + 17d, तो आपको a पता चल जाए, d पता चल जाए तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा जैसे साइमल्टेनियसली हल किया जाता है वैसे हल कर लीजिए। a - a खत्म, 12 से 6 - 6d, इससे इसको घटा दें, माइनस में आएगा, 4 से 4, ये 3 हो गया, माइनस खत्म हुआ, डी का मान 5 हुआ। डी का मान बताओ कितना? 5। अब डी को उठा के कहीं पुट कर दें, जैसे यहीं पुट कर दें, तो a + 6 × 5 बराबर 34, तो a + 30 बराबर 34, a बराबर कितना होगा? 4। a बराबर 4, यहां जाइए क्योंकि यही आपका सोल्यूशन है, यही सोल्यूशन है, तो इसको लिखिए 4 + 17 × d का मान 5 है, तो 17 × 5 = 85 और 4 जुड़ करके 89। इसका जो 18वां पद होगा 89 होगा। ऑप्शन नंबर सी आया हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। आप सभी लोग देख गए, समझ लिए, और जोड़ भी पूछा जा सकता है समांतर श्रेणी का।
पदों की संख्या पूछ सकता है, पदों के बीच कितने पद हैं टोटल पूछ सकता है। अब पद यहां पर कौन था, कैसे था, क्या पूछा है तो आप लोग देख ही चुके हैं। तो समांतर श्रेणी को लेकर एकदम फोकस्ड रहिएगा, प्रश्न आपको समांतर श्रेणी का जरूर दिखेगा एग्जाम में, इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं, मुझे कंफर्म करते चलिएगा, ठीक है, एक बार कंफर्म करते चलिए, क्लियर हो रहा है, समझ में चीजें आ रही हैं। प्रश्न अगला देखिए, 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं। एक रेंज में दे रहा हूं आप लोगों को 100 से 500 तक। कह रहा कितनी संख्या है जो कि 4 से कटेंगी, 5 से कटेंगी, 6 से कटेंगी, ऐसी संख्याएं हमें टोटल गिनकर बताइए। ऐसी कुल कितनी संख्याएं होंगी जो 4, 5, 6 प्रत्येक से विभाज्य होंगी और 100 और 500 के बीच में होंगी। मुझे आप बता दें इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंफर्म करके बताइए सभी लोग। सबसे पहले इसको करने के लिए जो 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, निश्चित तौर पर वह 4, 5, 6 के एलसीएम से अगर कट जाए तो प्रत्येक से जरूर कटेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 4, 5 और 6 का लासा लेना होगा। कोई बता दे मेरे को लासा कितना होगा 4, 5, 6 का भाई। 4, 5, 6 का लासा कितना होगा बताइए। सबसे बड़ी संख्या 6 है, 6 4 से नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 6 के पास 2 है, यहां पर भी 2 बचेगा, 6 दूना 12, 5 60, इसका एलसीएम कितना होगा 60। 100 से लेकर 500 तक की बात किया उसने, मतलब 100 संख्या नहीं थी, 100 के बाद से 500 तक की संख्याएं हैं। आप एक काम कर दो, आप 500 को 60 से भाग कर दो। 60 से जब भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 6 8 48, 8 बार जाएगा 480 तक। कितना बार जाएगा, 8 बार जाएगा 480 तक। और इधर मैंने अभी ये क्या किया पता है, 1 से लेकर, अगर देखा जाए तो मैंने 1 से लेकर 500 तक निकाला है। अब 1 से लेकर 100 तक का निकाल लीजिए, तो 100 को भी ऐसे ही मैंने किससे भाग कर दिया, 60 से। 100 को जब भाग किया तो 1 बार गया है, कितना बार, 1 बार। 1 बार मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये जो 8 आया है ना वह 1 से लेकर 500 तक के लिए है। 1 से लेकर 500 तक के लिए 8 बार है, जबकि 1 से लेकर 100 तक के लिए 1 बार है। तो 8 में से अगर मैं 1 बार घटा दूंगा तो इसका राइट सोल्यूशन 7 बार हो जाएगा। 8 अगर ऑप्शन में देखो यही दिया होता ना तो कंफ्यूजन होती आपको। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका 7 होगा। 7 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि 100 और 500 के बीच में होंगी और वह 4 से 5 से 6 से अर्थात 60 से जरूर कट रही होंगी। आई बातें समझ में। इस प्रश्न का उत्तर आपका कितना होगा, 7 होगा। यह भी प्रश्न पैटर्न आपकी परीक्षा से ही एकदम कनेक्टेड है। आप सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिए और ऐसा प्रश्न मिले तो जरूर आप करिएगा। आपको गलत नहीं करना है ऐसे प्रश्नों को, मेरा यही सजेशन है, मेरा यही आपको एक सलाह है कि आप ऐसे प्रश्न पढ़िए। 7वां नंबर देखिएगा, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए है। आप बता सकते हो कि प्रतिवर्ष ब्याज क्या है, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल, मैंने प्रश्न अभी पूरा नहीं पढ़ा लेकिन प्रश्न को लेकर के जो जो बातें हो सकती है मेरे दिमाग में आनी शुरू हो गई। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है तो इसका मतलब प्रतिवर्ष ब्याज 80 रुपए है, मैं समझ गया हूं। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपए है 2 साल का। अब हमसे ब्याज की दर पूछ रहा है, इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, लेकिन उन्हीं को आसान लगेगा जिन्होंने कभी पढ़ा है। जिन्होंने इस प्रश्न को पढ़ा, इस लेवल को पढ़ा है, उनको पता होगा। मैं आपको बता दूं कि जो साधारण ब्याज होता है वह प्रतिवर्ष समान होता है। प्रतिवर्ष क्या रहता है, समान रहता है साधारण ब्याज। तो अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज, तो पहला साल लिखा फर्स्ट, इस सेकेंड ईयर लिखा सेकेंड। अगर टोटल यहां पर ब्याज 160 है तो 160 का यह 80 होगा, यह भी 80 होगा, ठीक है, 80 होगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज को बता दूं कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के साधारण ब्याज के बराबर होता है। अगर वही धन था, वही दर थी और साधारण ब्याज के अगर 160 प्राप्त हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज 164 प्राप्त हुआ है तो पहले साल का साधारण ब्याज तो पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर ही होगा। भाई ये जुड़कर 160 है ना, तो यह जुड़कर 164 कब होगा, जब यह 80 है और यह कितना हो, 84 हो। मतलब आप देख लिए, समझ गए होंगे कि यहां पर 80 से 84 हुआ है। साधारण ब्याज तो हर साल बराबर रहता है, 80 से 84 हुआ है तो कितना बढ़ा है आप खुद ही बता दीजिए। इसको बताने के अलावा थोड़ा काट के समझ लीजिए। जैसे देखिए 4 से डिवाइड करिए 20 बार, 4 से डिवाइड करिए 21 बार। 20 से 21 मतलब 1 बढ़ा है, किससे बढ़ा है, 20 पर बढ़ा है। 1 गुणे 100 बटे आप 20 कर दें, 20 पंचे 100 होता है। 5% की ब्याज दर है, 5% की ब्याज दर है, ऑप्शन नंबर बी है।
5%। ब्याज दर देखिए बताया पंकज ने, नेहा ने, बहुत बढ़िया है। पंकज, अरविंद, नेहा, जिसका जिसका 5% आ रहा है एकदम सही है। तो 5% बी ऑप्शन आप लोग नोट करें। इस प्रश्न 7वें का करेक्ट आंसर आपके सामने है और वो भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी, सभी लोग फोकस्ड होकर के इस प्रश्न का सोल्यूशन जरूर देखें। इसका सोल्यूशन बताइए, पीआरटी लेवल का ये प्रश्न है, पूछा जरूर जाता है इस टाइप का। किसका किसका सही हो सकता है प्लीज बताइए, मैं आपको करके देता हूं। हालांकि ये मैं आपको बता दूं, कॉमन पेपर का क्वेश्चन है, जो कॉमन पेपर में मैथ्स आती उसका प्रश्न है, तो जरूरी है ही हम सबके लिए कॉमन पेपर। तो आप देखिए कैसे करेंगे हम लोग। रूट के अंदर है 0.204 है, इंटू 42 है, डिवाइड बाई 0.07 है, इंटू 3.4 है। सबसे पहले आप दशमलव को ही खत्म करिए। ऐसी कंडीशन में कैसे खत्म करेंगे, यहां 3 स्थान पर दशमलव, यहां पर 2 और 1 है, तो दशमलव गायब कर दीजिए। दशमलव गायब हो गया। जैसे दशमलव गायब हुआ बाकी काम कितना आसान होगा देखिए। 7 छंगे 42 होता है, 17 दूना 34 होता है, 17 1 के 17, 17 दूना 34 होता है, 2 छंगे 12 होता है। अब वहां पर केवल 36 बच रहा है और 36 का वर्गमूल सीधा सीधा 6 होता है। 36 का वर्गमूल सीधा सीधा 6 होता है, तो आपको कुछ भी इधर उधर घूमने टहलने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप 6 लगा दो, राइट सोल्यूशन होगा। सी ऑप्शन आप लगा के चल सकते हैं। सी ऑप्शन 8वें प्रश्न का करेक्ट हल है। सी ऑप्शन 6 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। प्लीज सभी लोग उतारिए, ठीक है। चलिए इसको बढ़िए। या इस तरह के मिश्रण के प्रश्न के लिए भी रेडी रही। हालांकि प्रश्न स्टैंडर्ड है सारे जितने भी आप देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश आप करो, लेवल बढ़ सकता है। लेवल बढ़ेगा तो हम फोकस्ड रहें, कर सके, इतना हमारी कंडीशन हो, इतनी क्षमता हो हमारी। प्रश्न क्या है प्लीज पढ़िए। 70 किलोग्राम के मिश्रण में, एक मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है कुछ पदार्थों का, क्या क्या है, बालू और सीमेंट है। बालू और सीमेंट है, अनुपात 4:1 है। मतलब उसमें जो रेशियो बना है पार्ट्स का, बालू का 4 भाग है और सीमेंट का 1 घर बनता है। तो आप देखे होंगे कि बालू 3 बोरी लगाया, सीमेंट 1 बोरी लगाया। मजबूत बनाने के लिए बालू और सीमेंट का रेशियो कुछ ऐसा सेट किया जाता है कि सीमेंट का भाग थोड़ा ज्यादा आए। कभी बहुत कमजोर जहां ठेका एका दिया जाता है, कुछ लोग जहां पर पैसे खाते हैं, वहां पर बालू की अवेलेबिलिटी ज्यादा कर देते हैं, सीमेंट की कम कर देते हैं। इसलिए वो जो बिल्डिंग बनती है बड़ी कमजोर होती है। वो जो इंजीनियर लोग होते हैं उसका मानक तय करते हैं कि बिल्डिंग में कितना बालू होना चाहिए, कितना सीमेंट होना चाहिए। 70 किलोग्राम का जो मिश्रण था उसमें 4 भाग बालू का था, 1 भाग सीमेंट का था। मिश्रण में कह रहा कितना बालू और मिला दिया जाए। ठेकेदार आया, कहा ठीक नहीं है, हमको इससे फायदा नहीं होगा। उसने कहा कि बालू और बढ़ाओ जिससे कि यह रेशियो 6:1 का हो जाए। मतलब कमजोर हो गई, देखो मटेरियल जो मसाला बना कमजोर हुआ। तो बालू कितना बढ़ाया गया यही हमको बताना है। मैं आपको बता दूं, ये बालू है, ठीक है, ये बालू है, हिंदी में लिख देता हूं, ये बालू है और इसका करने का तरीका भी देखिए। और ये सीमेंट है। अभी रेशियो क्या है, अभी रेशियो 4:1 है। बालू और सीमेंट का रेशियो अभी क्या है, 4:1 है। इसमें कह रहा है कि कितना कितना बालू बढ़ाया जाए, कितना बालू बढ़ाया जाए। बालू बढ़ाना है कि अनुपात 6:1 हो जाए। अगर बालू बढ़ाना है तो हमारी किसी भी हालत में सीमेंट की मात्रा को हमें बराबर रखना होगा। और सौभाग्य हमारा यह है कि सीमेंट ऑलरेडी बराबर है। सीमेंट ऑलरेडी बराबर, इसमें हमको कुछ तामझाम नहीं करना है। हम साफ साफ देख रहे हैं कि हमें 2 भाग बढ़ाना है यहां पर बालू का। तो हम इस 2 भाग की मात्रा को कैसे कैलकुलेट, अच्छा ये चीज अगर बराबर नहीं होती तो इसको हमें बराबर सेट करना पड़ता। और कितना बढ़िया प्रश्न है, आसान सा, कि आपको देखने में टफ लग रहा था, बट यहां पर बालू बढ़ रहा है, बालू ही बढ़ता दिख रहा है, सीमेंट तो बराबर ही है। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है, कितना बढ़ रहा है, 2 भाग। तो आप सोचो यह बालू और सीमेंट पहले कितना था, 70 किलोग्राम। अनुपाती रूप में 4 और 1 है, मिलकर 5 है, 5 बराबर 70 कर दो, 1 बराबर 14 होगा। और यह 2 भाग बढ़ा है बालू, 2 बराबर 28 किलोग्राम होगा। 28 किलोग्राम अगर आपने लगाया है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 9वां प्रश्न आपका डन होता है। 9वां प्रश्न डन होता है। और आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देख लें, कंफर्म कर लें, और अगर सही में कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता भी दें। कमेंट करके आप लोग बताया जरूर करें कितने प्रश्न कराए जाएं। जैसे आज भी मैंने 15 लिए हैं, ठीक है, लेकिन उस 15 के लिए भी मैंने बड़ी मेहनत करी है। मैंने ऐसा नहीं कि इधर उधर का प्रश्न उठा लिया, प्रश्न बहुत ही सेलेक्टेड उठाया है, बहुत काम किया है उस पर, तब आपके सामने लेकर हूं और तब मैं उसकी प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग के सजेशंस आपके वीडियोस में रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आइए इस 10वें नंबर को देखा जाए। मोहन 25 दिन में एक काम कर सकता है। मोहन एक काम को 25 दिन में कर सकता है। हर व्यक्ति काम कैसे करता है, अपनी क्षमता के अनुसार।
जैसे क्षमता उसकी होती है उसी हिसाब से काम किया जाता है। जिसे सोहन 20 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, इस लाइन को देखकर आप अंदाजा लगाओगे कौन ज्यादा क्षमतावान है। जो ज्यादा काम करता है वो जो कम समय लेता है वो ज्यादा क्षमतावान होता है। मोहन किसी काम को 25 दिन में कर सकता है जबकि सोहन उसी काम को 20 दिन में। तो मेरे हिसाब से सोहन ज्यादा मजबूत है क्योंकि वह काम को जल्दी कर लेता है। ठीक है, रोशनी का कहना है 20 क्वेश्चन, पुनीत का भी कहना है 20 क्वेश्चन मतलब ज्यादा प्रश्न करवाया जाए ना। हाँ, ये बात होती है। चलो, कह रहा है दोनों एक साथ भैया काम करते हैं, श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। दोनों साथ साथ काम करते हैं लेकिन उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने के लिए सोहन को कितना समय लगेगा। टाइम एंड वर्क का एक ऑर्डिनरी प्रश्न है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत घुमाने वाला प्रश्न है, जनरल प्रश्न है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा है कभी आपने। मोहन किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, सोहन उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ये टाइम है। ऐसी कंडीशन में हमें एक ऐसी संख्या निकालनी पड़ती है जो टोटल वर्क कहलाएगी, और टोटल वर्क अभी तक 1 था, उसको एक ऐसी संख्या आपको बनानी है जो कि 20 और 25 दोनों से कट जाए, और वह संख्या क्या हो जाएगी, 20 और 25 से कटने वाली 100 हो जाएगी। मतलब दैट इज द 100, दैट इज द टोटल वर्क, यही कुल कार्य है। और इस कार्य को अगर हम 25 दिन में कर पाते हैं, सोचो अगर 100 काम को मैं 25 दिन में कर लेता हूं तो प्रतिदिन मैंने 4 काम किया था, यही हमारी क्षमता थी, यही हमारी क्या थी भाई, क्षमता थी। और अगर सोहन उसी काम को 20 दिन में कर लेता है तो यहां पर उसकी क्षमता 5 है, ये उसकी क्षमता है। मतलब एक दिन में इसकी क्षमता 4 काम करने की है, अगले की क्षमता 5 काम करने की है। ठीक है, अब देखो भाई, इसने देखिए 100 का टारगेट है, 100 का टारगेट ऐसे बना देता हूं मैं, 100 काम का 100 का टारगेट बना दिया। इन दोनों व्यक्तियों ने, मोहन और सोहन ने, काम को देखो यस मतलब स्टार्ट किया, मोहन सोहन ने, जिनकी क्षमता जोड़ लें तो 9 थी, 9 की क्षमता से शुरू किया। इन बेचारों ने 5 दिन तक तो काम किया और बड़ी स्पीड से इन्होंने 45 वर्क डन कर दिया। 45 वर्क डन तो किया, इसके बाद फिर एक प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी सी बहस हो गई दोनों में। मोहन ने काम छोड़ दिया, मोहन का भाई तुम जाओ करो, मैं जा रहा हूं अपने घर, मैं नहीं करूंगा। अब काम करने के लिए जिम्मेदारी केवल सोहन के पास आ गई। मैंने देखा कि 45 तो हो चुका था, 55 काम बचा था अभी। अब इस 55 काम की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोहन के पास है, जो सोहन एक दिन में 5 काम कर पाता था, इसकी क्षमता ही 5 काम करने की थी। प्रश्न में क्या पूछा है कि बचा काम, लिखा देखिए शेष काम, अगर यही लिखा होता कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ तो बात दूसरी होती। बचा काम मतलब 55 काम कराएंगे सोहन से, 5 जिसकी क्षमता एक दिन में करने की है, 11 दिन लेगा वह बचे काम को पूर्ण करने में। अगर यहीं पर हमसे पूछा होता कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ तो 16 दिन लगता, क्योंकि 5 दिन तो लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर 10वें का कितना आ रहा है, 11 दिन आ रहा है। 11 आप लोग लगाइए, बचे काम को पूर्ण कराइए। ठीक, ये बातें हुई। अगले प्रश्न पर आते हैं। आदित्य के पास, या देखिए आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले। कितने कितने पैसे के, 10 पैसे। यूज किया कभी? नहीं, शायद किया हो आप लोगों ने। ठीक है, 10 पैसे और 20 पैसे मैंने किया इसलिए मैं अपना बता रहा हूं। 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले, यदि उसके पास सिक्कों की संख्या 50 है। मैंने ऐसा प्रश्न एक शॉर्ट वीडियो एक दिन किया था, आपने देखा होगा चैनल पर, जहां पर आप पीपीआरटी के और बीपीएससी की प्रैक्टिस करते हैं। आदित्य के पास 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले, उसके पास सिक्कों की संख्या 50 है। टोटल काउंटिंग में सिक्के 50 हैं। कुल राशि 6 रुपए है, धन कुल 6 रुपए है। उसके पास 20 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या क्या है? ऑप्शन से भी जा सकते हो, ऐसी बात नहीं जैसे हम आपको बता दें, और इसके तरीके और भी हैं। एक एलिगेशन लगा सकते हो, आप कमेंट कर दो मैं क्या लगाऊं। मेरे पास 3-4 तरीका है। एक तो ट्रेडिशनल है, दूसरा हम ऑप्शन ढूंढ करके बता लें, ठीक है, तीसरा मैं एलिगेशन लगा दूं। कहिए तो मैं एलिगेशन लगाऊं, क्योंकि सबसे बेस्ट कंपटीशन में एलिगेशन माना जाता है। और आप कहो क्या कहूं, लगाऊं, बताओ। बाकी हमारे पास प्रोसीजर तो बहुत सारे हैं। प्रोसीजर तो आप संख्या चलो 50 था, ठीक है, 2 प्रकार के सिक्के थे, 10 पैसे वाले और 20 पैसे वाले। तो आप इसकी संख्या n मान लो, इसकी 50 माइनस n हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 10 पैसे में 1/10 होगा तो n/10 हो जाएगा। इस तरह से करना तो टाइम टेकन है। आप एलिगेशन लगाइए, देखिए फटाफट आपका प्रश्न हल हो जाएगा। एलिगेशन देखिए मैं लगा रहा हूं। 50 तो कुल सिक्के हैं, 2 प्रकार के हैं, तो 10 पैसे के हैं और दूसरा 20 पैसे के हैं, 2 प्रकार के हैं।
10 पैसे और 20 पैसे के दो प्रकार के सिक्के हैं, ध्यान से बातें समझिएगा। अब हमसे जैसे कहा है इसने, प्रश्न को ध्यान से मन लगा के सुनिएगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने माना कि ये जितने सभी 50 पैसे हैं, ये सभी 50 पैसे, सभी 50 सिक्के सॉरी सब 10 पैसे के हैं। सभी 50 सिक्के अगर 10 पैसे के हैं तो कुल कितना पैसा होगा? 10 गुणे 50 500 पैसा होता। 500 को हम 5 रुपए लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने कहा सभी सिक्के 20 पैसे के हैं, और अगर सभी सिक्के 20 पैसे के हैं, 20 पंचे 100, 1000 रुपए, 1000 पैसे होगा, जो कि 10 रुपए होगा। आप इसको पैसे बनाकर जा सकते हो, लेकिन तब इस 6 रुपए को, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास 6 ही रुपए हैं, 6 रुपए को आप 600 कर सकते हो या 6 लिख सकते हो। एलिगेशन लगाइए। 5 और 6 का डिफरेंस 1 है और 10 और 6 का डिफरेंस 4 है। 4:1 के अनुपात में इनके सिक्कों की संख्या है। 4 मतलब अगर 4 सिक्का मेरे पास 10 पैसे का होगा तो 1 सिक्का मेरे पास 20 पैसे का होगा। अब ऐसे में हमको क्या पूछा? 20 पैसे वाला। अनुपाती पदों को जोड़ दें, क्योंकि टोटल संख्या पता है कितना आया जुड़कर 5। 5 बराबर कर दो 50, 1 बराबर होगा 10। आपसे पूछा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या जिसका अनुपाती भाग 1 है, 1 बराबर 10 है। ऑप्शन नंबर ए है, राइट सोल्यूशन है। और 10 सिक्के देखिए हमें कौन कौन बताया था? पंकज ने बताया था, रोशनी ने बताया था, पंकज, नीलम ने 11, प्लीज गलत है, हमको लग रहा पुराना प्रश्न बता रही है, पुनीत ने बताया था। ये सही उत्तर है जो आपको कहां पे मिला है? ऑप्शन नंबर ए पर मिला है। 10 इसके लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग उतारिए, करेक्ट करिए, सही सोल्यूशन पे आइए। ठीक है, सही सोल्यूशन पे आइए। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस कहलाता है। रोम्बस कहलाता है, कुछ ऐसा ही फिगर एक समचतुर्भुज होता है और बहुत कनेक्टेड है फिगर। समचतुर्भुज के बगैर नहीं बनेगा पेपर, ये ध्यान लिख लो, वर्डिंग को लिख लीजिए कहीं पर। अगर समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज के बगैर क्वेश्चन नहीं बनेगा। पीआरटी में, जूनियर में, दोनों में। परिमाप 52 है, परिमाप क्या है? 52। आप समचतुर्भुज के बारे में जान लो। विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर, सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं ए। परिमाप पेरीमीटर 4a, 4a। परिमाप दिया है 52, 52 बराबर 4a, a बराबर 13, भुजाएं हो गई 13। क्यों किया मुझे नहीं पता है, हमने भुजा क्यों निकाला मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने प्रश्न नहीं पढ़ा था। हालांकि मुझे पता था कि जरूरत ऐसे ही पड़ेगी। उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर का है, छोटा विकर्ण 10 मीटर का है, और हमको कहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई बता दो। एरिया भी नहीं पूछा है। तो विकर्ण देखो ऐसे होते हैं, विकर्ण इसके समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगर यह विकर्ण आपका 10 है टोटल, तो यह भाग 5 होगा, यह भाग भी 5 होगा, और यह भाग 13 आ चुका है। और आपको पता है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आप खुद ही बता दीजिए, आपने पढ़ा है इस चीज को। कल मैंने एक वीडियो दिया था ट्रिपलेट फ्रेम करने का। 5 अगर एक आधार है, समकोण है, समकोण के सामने कर्ण है, 5, 13, 12 का रिलेशन होता है, क्योंकि 5 का वर्ग 25, 12 का 144 जुड़ के 169, 13 का वर्ग 169 होता है। समकोण त्रिभुज के नियम को फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस के नियम को फॉलो कर रहा है। अगर ये 12 ते भी 12, 12, 12, 24। उत्तर दरअसल 24 भले है, लेकिन प्रश्न एक और स्टैंडर्ड लेयर ले सकता था कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल अगर पूछा जाता तो 1/2 गुणे d1 गुणे d2 होता है। आप इसको फॉलो कर लेते तो क्षेत्रफल भी ज्ञात हो जाता। ठीक है, क्षेत्रफल भी ज्ञात हो जाता। राइट सोल्यूशन 12 का आप देख पा रहे हैं कितना हो गया बताएं? 24 मीटर। अब फिलहाल तो डी है, मतलब हमसे विकर्ण पूछा था ना कि अभी 12 दिया है। हाँ 12 दिया, कुछ लोग गलती से 12 लगाएंगे, मैं श्योर कर रहा हूं इस बात को। लगाया है अरविंद ने? हाँ ठीक है। नेहा ने? हाँ चलिए, हाँ आया था क्वेश्चन, 100% आया था ना। चलिए अब इसका बताइए 13वां नंबर। अपने पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, और इसका हमसे पूछा है माध्यिका। क्या पूछा है? माध्यिका। माध्यिका मतलब मीडियन पोजिशनल एवरेज। और प्रश्न की खासियत क्या है कि प्रश्न में काम नहीं करना है कुछ। माध्यिका बीच का मान होता है, जो सबसे बीच में है, लेकिन उसके पहले हमें कोशिश करते कि हमारा ग्रुप अरेंज्ड हो, व्यवस्थित हो, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में हो। मैंने देखा कि यह छोटे से बड़े क्रम में है या बड़े से छोटे क्रम में है। अब इसमें जो बीच में है वही अपनी माध्यिका है। अब इसके लिए हम पहले पदों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं, n का मान 8 है, मतलब सम है। क्या है भाई? सम है। सम है तो हम क्या करें? 8/2 करें, मतलब चौथी वैल्यू लें,
और 8/2 + 1th करें, ठीक है, मतलब पांचवी वैल्यू लें, चौथी वैल्यू और पांचवी वैल्यू, चौथी वैल्यू और पांचवी वैल्यू अगर कभी इवन हो, देखो ऑड में दिक्कत नहीं होती है, 8 जैसे 5 उंगलियां हैं तो बीच में कौन है, तय है, 2 इधर 2 इधर, बीच में कौन है, तय है। लेकिन अगर मान लो इवन टर्म रहता है, जैसे 8 है तो 8 का आधा 4 और 5, ये दोनों वैल्यू आपकी माध्यिका में जाएंगी, इसको 3 देखो छोड़ दो, इसको 3 छोड़ दो। अब इनका हमें औसत करना पड़ेगा, 8 + 10 कर दीजिए बटा 2, तो 18/2 भाई कितना आएगा, 9 आएगा। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन इसका बन जाएगा 13वें का, ठीक है, पहला उत्तर, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। तो सभी लोग पहला ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, 9 इस प्रश्न का करेक्ट सम है, करेक्ट सोल्यूशन है, आप सभी लोग उतारें, राइट सोल्यूशन आपके सामने है। लीजिए एक बहुत ही शानदार सा, हालांकि जूनियर लेवल का थोड़ा सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे तो आपका उत्तर तो आना ही तय है। अब हम लोगों से बढ़ के थोड़ी है प्रश्न, है ना। प्रश्न को पढ़ा जाए। समूह में कुछ व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। कोई समूह है और कुछ व्यक्ति हैं जिसकी औसत उम्र क्या है, 35 वर्ष है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आकी गई थी जो कि सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी। जो सही औसत था ना, उससे 2.5 साल ज्यादा था। कुछ व्यक्ति थे, ये उनकी संख्या थी, अपने को कोई जानकारी है नहीं कुछ, ठीक है, और उनका जो औसत था वो औसत आंका गया 35, लेकिन कहा गया कि जो रियल एवरेज था, सही औसत, इसका मतलब एक गलत औसत है। कभी गलत औसत कब आता है पता है, जब आंकड़े गलत लिए जाते हैं। जैसे उत्तर कब गलत आता है, जब आंकड़े गलत लेते हैं या कैलकुलेशन गलत करते हैं। उसी प्रकार से यहां भी हुआ होगा कि कुछ आंकड़े थे जिनका औसत 35 आंका गया है, सही औसत से कह रहा है 2.5 ज्यादा है, 2.5 ज्यादा है, तो इसका मतलब सही औसत तो तय है ना, 32.5 होगा, या 2.5 ज्यादा है, दिख रहा है साफ साफ। क्यों ऐसा है, देखो कारण पढ़ो। क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु दर्ज करते समय त्रुटि हो गई, गलती हो, मैं कह तो रहा था ना, गलत इसलिए हुआ है क्योंकि जो है भाई गलती हुई है हमसे आंकड़े लिखते समय। लिखना चाहिए था इन्हें क्रमशः 38.5 और 40 के बजाय लिखना था 38.5 और लिखना था 40, लेकिन इसकी बजाय हमने क्या लिख दिया, 29 लिख दिया, और कितना लिख दिया, 22 लिख दिया। मैंने कहा इन्हें क्रमशः 38.5 और 40 के बजाय 29 और 22 लिख दिया था, ठीक है। इसी वजह से समूह में व्यक्तियों की संख्या क्या थी। बड़े आराम से आप इस प्रश्न का सलूशन इजीली कर सकते हैं, बहुत ही ओरल कर सकते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए, कंफर्म करिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि क्या इसकी स्थिति परिस्थिति होने वाली है। मैं आपको बताऊं, पहले तो देखो सही क्या था, ये सही था ना, हाँ ये सही था। सही क्या था बताइए, सही था अगर जोड़ दें तो 40 30 70 8 78.5, और गलत क्या था, 9 2 11 4 2 1 5 51 था। ये गलत था, ये हमने लिख दिया था गलती से, और ये हमने जो है क्या किया है, ये हमारा हमको लिखना चाहिए था। ये स्थिति है आपके सामने, मतलब एक प्रकार से 38.5। अब इन दोनों का डिफरेंस आप देख लो, खुद ही तय हो जाएगा क्या डिफरेंस है भाई इन दोनों के बीच में। 78.5 और 51 में कितना फर्क है, 51 में कितना फर्क है, ये 0, 8 से 1 7 होता है 2, 27.5 का फर्क है। कितने का, 27.5 का फर्क है, 27.5 का फर्क है। अब इसको ही ध्यान से समझिएगा, यह 27.5 का फर्क है जो इन दोनों के बीच का अंतर है, जो इन दोनों के बीच का क्या है, अंतर है। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर संख्या निकालनी है तो ये एक्चुअल डिफरेंस है, ये औसत का डिफरेंस है, ये एक्चुअल डिफरेंस है जिसको आप योग सोच सकते हैं, और यह औसत का डिफरेंस है जिसे आप औसत सोच सकते हैं। औसत से भाग कर दीजिए, आपको संख्या पता चल जाएगी। औसत से भाग कर दे तो कितना हो जाएगी, आपको संख्या पता चल जाएगी, जो आपका 2.5 है। तो दशमलव हट गया, 5 5 25 होता है, 5 5 25, 5 5 25, 5 से भाग करिए 11 आ जाएगा। 11 इसका राइट सोल्यूशन है, संख्या 11 है। किसी का उत्तर आया नहीं था, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। देखिए हमने क्या किया, कुछ संख्या थी, औसत हमने 35 आंका, कह रहा है कि लेकिन सही औसत से 2.5 क्या था, कम था कि ज्यादा था, 2.5 ज्यादा था। अब इसने कहा कि सही में लिखना इतना चाहिए था बट लिख इतना दिया था। क्या फर्क आया था, 2.5 का और 27.5 का योग में, और औसत में 2.5 का। 2.5 से भाग कर दो, संख्या ऑटोमेटिकली ऐसे ही आ जाएगी, 15 ना आएगी भाई, 11 आएगी। राइट सोल्यूशन 11। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, ये अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न हम करने जा रहे हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला समझते हैं ना, गेंद, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लेदर की बॉल, कैनवस बॉल, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का एक लंबवृत्तीय बेलन
जिसकी ऊंचाई तथा व्यास प्रत्येक 12 सेंटीमीटर है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन, जिसकी ऊंचाई तथा व्यास प्रत्येक 12 है, कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, कर्व सरफेस एरिया बराबर है। गोले की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अपने को एक गोला दिया है, ये गोला है, गोला जैसे हम गेंद की बात करें वही गोला है। गोले में अपनी एक रेडियस होती है। एक लंबवृत्तीय बेलन है, एक लंबवृत्तीय बेलन है। लंबवृत्तीय बेलन में क्या स्थिति है, जिसकी कह रहा ऊंचाई तथा व्यास प्रत्येक 12 सेंटीमीटर है। अभी बनाया तो मैंने बहुत गड़बड़ है, लेकिन चलो फिर से बना देते हैं, क्योंकि ऊंचाई और व्यास बराबर बोल रहा है। ये ऐसे बनेगा, ऊंचाई और व्यास ना, ऊंचाई भी 12 है और व्यास भी 12 है। देखो, जिसकी ऊंचाई तथा व्यास, ऊंचाई भी 12 है और व्यास अगर 12 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6। कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। अगर हमने जैसे इसका कहा कि ये हमारे पास गोला है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो आपको लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होगा, 2 पाई RH होता है। और गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इसमें टोटल सरफेस एरिया और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एक ही चीज होती है, तो इसे 4 पाई R² कह दीजिए। वक्र पृष्ठ जानते हैं क्या होता है, जैसे अगर बेलन है तो बेलन की सतह जो होगी, आधार को छोड़ दी, जैसे हम कमरे में खड़े हैं तो कमरे में लेटरल सरफेस एरिया होता है, दीवालों का जो क्षेत्रफल है वही वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ यही बोला जाता है। आधार नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। आधार ऊपर का नीचे का छोड़कर जो सतह ऐसे कर्व है, जैसे बॉटल है, बॉटल का ऐसा जो सरफेस है स्टिकर लगा होता है वही है, इसका ये फार्मूला होता है। अब यहां पर जो चीजें अवेलेबल है पुट कर दे, जैसे 6 अवेलेबल है, रेडियस की जगह, ऊंचाई की जगह आप 12 पुट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका CSA जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई RH होता है, और इसका जो CSA होगा वो आपका पाई R² होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, आप लोग को और कुछ नहीं। चलिए, पाई पाई से गया, खत्म, ठीक है। और देखिएगा 4 तिया 12 होता है, 4 खत्म हो गया। यहाँ R² है और 6 दूना 12 तिया 36 है। R बराबर √36 मतलब 6 होगा। इसकी जो है त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर C में है, तो राइट सोल्यूशन आपका C ऑप्शन है। आप सभी लोग उतारें, करेक्ट आंसर है, और होप सो आप सबको समझ में आया होगा। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इस प्रश्न का अंतिम, इस सेशन का अंतिम प्रश्न था, और मुझे भरोसा है कि आपको सभी प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे, मन लगाकर आपने पढ़ा होगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।